नमस्कार सभी मीडिया वालों को, धन्यवाद मेरे तरफ से। और आज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बुलाया हूँ वो ये बताने कि अंडमान निकोबार में आने वाली चुनाव और इसका क्या असर होगा अंडमान निकोबार के ऊपर में, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी के ऊपर में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दांव लगाया। विष्णु जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी का बीज गाड़ा गया। आज वो बीज 3 बार कंटिन्यूस एमपी रहने के बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी के ही भाई विशाल जॉली जी के ऊपर में विश्वास व्यक्त करते हुए उनको टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से ये इलेक्शन हारी। ये अंडमान में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो बार बार बदला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? या तो आप संगठन या तो पार्टी ये माने कि पिछली बार जो टिकट दिए थे वो हम गलत किए थे, या इस बार जो टिकट दिए हैं ये हम गलत किए हैं। वैसे विष्णु जी और विशाल जी ये दोनों हमारे प्रिय हैं, और एक तरफ तो हमारे मित्र हैं विशाल जी, एक तरफ हमारे पार्टी के फाउंडर विष्णु जी। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर यहाँ पे जो बढ़ते हुए जो कार्यकर्ता होता है उनका मॉरल डाउन होता है कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगले बार पार्टी क्या रुख लेगी, और किसी को अपना भविष्य का पता नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्शन आने जा रहा है उस पे भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ता, अपने नए कार्यकर्ता को अगर मिलकर काम करने में सफल हो जाता है तब तो सफलता की सीढ़ी और सफलता हमें प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त होने से पहले यहाँ पे जो पार्टी का टिकट बदला गया था, सबसे पहले चाहिए था यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बैठे हैं बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उनका टिकट काटे। अगर उनका टिकट काटे होते तो ये टिकट बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अंडमान निकोबार में ये एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति इतना घोर विरोध है। यहाँ पे पूरे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे देश में बताइए 6 साल 7 साल से लैंड कन्वर्जन नहीं हो रहा है। लैंड की समस्या यहाँ पे लोग 6-7 साल से जूझ रहे हैं। हम ये भारत में रहते हैं कि कोई और विदेश के देश में रहते हैं, पूरे भारत में ऐसा कानून अंडमान में है कि आपका लैंड कन्वर्जन नहीं होगा। अच्छा, आप अपने जमीन पे अपना घर बनाना चाहते हैं और उसके लिए गड्ढा खोदना चाहते हैं मशीन से, तो डीसी ऑफिस से जाकर के परमिशन लीजिए। तालिबानी राज बना करके रखे हैं। इसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी को ही करना पड़ेगा। आप बताइए, कितने सालों से जब धूप का समय आता है तब पानी 6-6 दिन 7-7 दिन पे यहाँ पे लोगों को मिलता है। ठीक इलेक्शन उसी समय पड़ रहा है जब पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस होगा, और इस क्राइसिस को फिर से ये 7 दिन 8 दिन ना पानी दे करके ये विरोध किसके प्रति जताएंगे? आप 3 दिन 4 दिन पहले सुने थे कि यहाँ की डीसी महोदय ने रेडियो पे आकर के कहा था कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट इंक्रोचमेंट। ये क्या आज से इंक्रोचमेंट चल रहा है? और इलेक्शन के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी को हराने के लिए ये सब चाल चल रहा है, और पूरा का पूरा दोषी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा अगर बीजेपी हारता है। धन्यवाद। आप लोगों को और कोई सवाल हो तो पूछिए। अब हमें ये बताइए कि ये तमाम मुद्दे बीजेपी के जो उम्मीदवार है इसका निर्णय तो लगभग अब तो हो ही चुका है, लेकिन वहाँ जो विपक्ष है, विरोधी खेमा है कांग्रेस, वहाँ पे अभी तक कोई निर्णय हो नहीं पाया। अभी भी जटिलता है और अभी भी रस्साकसी जारी है। तो उम्मीद क्या लगाया जाए इस वक्त में? कौन एकजुटता का प्रदर्शन दरअसल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? ये दोनों में एकजुटता कितनी है, किसमें कितनी है, और आने वाले वक्त में
कौन से चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक सिद्ध होगी, फैक्टर बनेगी कि जनता उस पर वोट करे, ये बताइए। अभी का जो माहौल चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी का माहौल, कांग्रेस पार्टी के लीडर हमसे ज्यादा बता पाएंगे आपको। और वो एक गाना आपने सुना होगा कि तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल के जानूं। मैं तो अपना पार्टी का जानता हूं और अपना पार्टी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो कैंडिडेट, चाहे एक कैंडिडेट हो चाहे दो कैंडिडेट हो। बीजेपी को मुकाबला तो करना पड़ेगा, लेकिन मुकाबला के साथ में जो हमारे सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां के साथ में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मैदान में उतरना होगा। चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, चुनौतियां हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है। कहा कि डीसी जो डीसीजी है उनके थ्रू ऑल इंडिया रेडियो में कहा गया जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मुद्दा बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है, और लेकिन बाहर से आए लोगों को जिस तरीके से बसाया जा रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, इस पे कोई बातचीत नहीं होती है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन इशू नहीं होता है, स्ट्रिक्ट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और साथ ही साथ कुछ पूंजीवादी पैसे वाले, जिनके कई हमने दिखाया भी है अपने चैनल के माध्यम से, कि ऐसे लोग हैं जो पहला घर बनाना जब प्रारंभ किए थे उसी वक्त पता चल गया था कि रिपोर्ट बता दिए थे कि CRZ जोन में उसका घर का हिस्सा पड़ रहा है, एनक्रोच है वो एरिया, और डेमोलिशन के लिए, तोड़ने के लिए एक बार नहीं, उस बिल्डिंग के लिए 3 बार ऑर्डर किया गया और वो टूटा नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ती गई बावजूद उसके, और वो एक तला से अब जो है वो 3 तला बिल्डिंग खड़ा हो चुका है। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन गरीब अंडमान की जनता, जिसकी आबादी बढ़ रही है, घर परिवार बढ़ रहा है, वो बच्चे, वो परिवार अगर करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको नहीं लगता है कि कोई एक तबके को सपोर्ट करते हुए दूसरे तबके को दबाना है, उसके खिलाफ में एनक्रोचमेंट पॉलिसी है? एकदम सही कहा आपने। इंक्रोचमेंट पॉलिसीज दिखा करके सिर्फ गरीबों को डराया जा सकता है, गरीबों को बेघर किया जा सकता है, गरीबों को रुलाया जा सकता है, गरीबों को खून का आंसू पिलाया जा सकता है। मगर आपको भी पता है और हमें भी पता है, बड़े बड़े पैसे वाले हो, बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं, वो इंक्रोचमेंट करके रखे हैं। वो डीसी के अनाउंसमेंट से तो नहीं डरेंगे, वो तो वोट भी डालने नहीं जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में को धक्का देने के लिए ऐसे ऐसे समय, देखिए कौन से समय पे ये ऐलान होता है जबकि लोग पैनिक हो जाए, जबकि लोग भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे दृष्टि से देखना शुरू कर दे कि सेंट्रल में तो आपका सरकार है, यहाँ पे जो भेजे हैं महामहिम और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो तो आपके भेजे हुए लोग हैं। वो जब हमारे गरीब जनता का दुश्मन बन जाए, तब गरीब जनता के पास में त्राहिमाम करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसे समय पे ये मुद्दा उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा झटका देने का काम है इस वक्त में। और ये बिल्कुल सही भी है कि अब जो है गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होगी, अभी भी रिजर्वर या फिर उस पानी को जमा करने की और उसको बाद में धूप काल के वक्त में उसको सप्लाई देने की ऐसी व्यवस्था ठोस कुछ नहीं देखी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक ठीक हुई है, और इसके बीच में कई और मुद्दे सामने आए हैं, और वहाँ पे कोई काम ना करना, और जब वोटर वोट देने जा रहे हो उसके मन में ये चलेगा कि इस वक्त में नहाने तक को पानी नहीं है, बिजली आए दिन कहीं कहीं पे दूर दराज में बहुत से क्षेत्र है जहाँ कट होते हैं, और ये तमाम समस्याओं को अगर दिमाग में लेकर के वो जाता है तो वो ऑफिसर पे ना थोप करके आपने कहा सरकार पे थोपेगी। तो आपको क्या लगता है, तो इसका नुकसान सीधे तौर पे ही सरकार को होगी या आने वाले वक्त पे एनडीए के कैंडिडेट्स को होगी? हम तो पूरे पब्लिक को समझाने बुझाने का भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन क्या
आप किसी एक गलती, दो गलती, तीन गलती को छुपाया जा सकता है, उसके लिए आप उनको हाथ जोड़ करके माफी मांगा जा सकता है। ये तो चलो छोटा सा एक मैं समस्या बताया इंक्रोचमेंट का, मैं छोटा सा समस्या बताया पानी का। आप पूरे नॉर्थन मिडिल में रोड का हालत देख लीजिए। आप वहां के लोगों को कैसे संतुष्टि दिलाएंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे? सेंट्रल में तो सरकार हमारी थी, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा था, ना काम यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम दिख रहा है पब्लिक को, ना कोई यहाँ पे पॉजिटिव नोट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है। अंडमान निकोबार में सभी लोगों से हम अपील करेंगे, सभी लोगों के पास में जाकर के हम निवेदन करेंगे कि तमाम आपके साथ में जितनी भी परेशानी है, वो विष्णु जी अब आए हैं तो हम उनके मुंह से और उनके जो रास्ता है वो बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, ताकि अंडमान निकोबार और खास करके ये प्रशासन को एक बड़ा सबक होगा कि विष्णु जी को फिर से जिता करके कि इनका मनमर्जी बंद होगा। ये हम उम्मीद रखते हैं कि अपने द्वीपवासियों से कि आने वाले दिनों में आप भारी से भारी तादाद में आकर के आगे बढ़ करके लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट। जो अभी जो पानी की समस्या को लेके बात कर रहे थे, पानी की समस्या को लेके बात करी, आज का नहीं बहुत लंबे समय से यही होता है। और जब पानी खत्म होता है सब टैंकर से लाके पानी डालते हैं, जैसा प्राइवेट कंपनी से लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्राइवेट कंपनी से पानी लाके डालता है, तब क्यों सब पॉलिटिशियन सामने नहीं आता? जो भी पॉलिटिशियन है सब अपना एजेंडा क्यों फैलाते रहते हैं कि मेरे को वोट देना, कि हम पानी देते हैं हमको वोट देना। ऐसा क्यों हर समय? मतलब ये आज का अंडमान का सीन नहीं है, हर बार का, क्योंकि अंडमान में बहुत पानी रिसोर्स बहुत है, परमानेंट किया जा सकता है, ऑलमोस्ट टेम्परेरी क्यों? आखिरकार क्यों टेम्परेरी? इलेक्शन में थोड़ा खुदा देना क्यों? परमानेंट एक बार खुदा दो, एक साल के लिए बंद कर दो डैम, जो पानी आता है जहां से, एक साल के लिए 2 साल के लिए बंद, एटलीस्ट परमानेंट हो जाएगा तरह। ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब इलेक्शन टाइम में जूता तलाशा क्यों रहते हैं, टैंकर मिला के क्यों पानी डालते हैं? ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है और ये समस्या पे काम भी शुरू किया गया था जब यहाँ पे पिछले एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पे, तो इस समस्या को बड़ा गंभीरता से। दादा आपको क्या लगता है रेड लाइन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है या नहीं है? मेरे हिसाब से वो एक फेलियर प्रोजेक्ट। तो अभी जो पानी जहाँ से आ रहा है, आपको पता होगा रेड लाइन प्रोजेक्ट से टंकी गिरता, टंकी से चंडीगढ़ डैम में आकर वो घर में आता है। अभी जो पानी आता है ये करंट टाइम में हम बोलते हैं, अभी आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि फेल प्रोजेक्ट है? वो एक फेलियर प्रोजेक्ट मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये आज से मैं 15 साल 20 साल से सुन रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन पानी कितना आया वो तो जब हमारा समर सीजन आता है तब हमें पता चलता है कि पानी की इतनी क्राइसिस है। यही 7 साल में एक नया रिजर्वायर अगर हम बना लिए होते और बारिश का पानी ही कलेक्ट करके हम इस सीजन के लिए रखे होते तो उससे सस्ता दाम में हो जाता और उससे ज्यादा सेफ होता। प्लस ये सीजमिक जोन है, अगर खुदा न खास्ता एक हमारा रिजर्वायर जो डैम है वो कोई भी कारण से अगर क्रैक हो जाता है तो उसको संभालने के लिए एक दूसरा रिजर्वायर जो स्टैंड बाय होता वो काम में आ जाता। जो चेक डैम में आते हो तो बार बार टूट जाते, जो चेक डैम जो पहला डैम ही जो बड़ा डैम में आते हैं तो चेक डैम होता है वो तो बार बार टूट जाते हैं। बाकी अब रिसेंटली देखा बहुत सारा इलाका में चेक डैम टूट के बाद जाते हैं, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तब ये अपना धूम लगा के भागते क्यों, अपना जो सफाई देते क्यों नहीं है? कंप्लीटली इसको कहते हैं पैरालाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जब एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया कुछ करने का हिम्मत और कुछ करने का हौसला लेकर के ही अंडमान में नहीं आया है तो उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। और अंडमान निकोबार का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं जहां पे पब्लिक की सुनवाई नहीं होती। चलो इलेक्ट्रिसिटी को लेके आपने बात किया, दादा ने बात किया, इलेक्ट्रिसिटी का मामला बताया जाता है, रात को करंट काटते हैं, क्यों? रात को कोई रहता है कि वहां पर डीजल चोरी करते हैं, करंट काटने क्या लोग जिम्मा लेके रखे हुए हैं? ये आज का नहीं रहता, हमें कल मतलब मैं 2017 में जो स्ट्राइक हुआ था एलजी बंगले वहां पर, तब से लेके अभी तक मतलब कंटिन्यू करंट काटता हो, जो मतलब करंट काटने का सिलसिला अभी तक रुकता नहीं है। कभी ऐसा है ना पूरे दिन में एक दिन करंट मिल जाए, ऐसा एक दिन भी नहीं है। और जो डैम का बात है कि बहुत सारा मानसरोवर का जो मानसरोवर झील क्या बॉन्ड के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट फंड है, तो फंड कहाँ गिरा था? तो एक हम दर देख रहे हैं कि नाला कूदा या कोई डिगी कूदा या कोई भी जगह में कुआं बना जो भी है, आज तक तो बना नहीं देखा नहीं। बस थोड़ा मोड़ा सफाई करते फिर वही वो तक, फिर गाय उठता, बकरी उठता, सब उठता, वो इंसान पीने के लिए होता। अब वो एक चीज रहना चाहते हैं
चिप्पी घाट के आगे एक जो बड़ा पॉन्ड है मीठा पानी में पहाड़ी पानी का, उसमें बहुत सारा मतलब गर्मी के सीजन में बर्ड्स आके बैठ रहा है। आजकल अंडा में बर्ड्स नहीं आता क्योंकि बाहर से लोग टूरिस्ट लोग इसलिए आते हैं ना अंडमान में कि बर्ड फ्लू देखने के लिए, तो आजकल अंडमान में वो सब भी खत्म होते हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लापरवाही या लोग देखते नहीं है या अंधाधुंध शिकार हो रहा है। आपका 100 बातों का एक ही जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि अंडमान निकोबार में जो बहुत बड़ी गलती हुई, सबसे पहले यहाँ पे प्रदेश काउंसिल हुआ करता था, तब हमारा अंडमान के लोगों का जो समस्या होता था वो अंडमान के लोगों द्वारा ही सुलझाया जाता था। मगर जब से ये प्रदेश काउंसिल खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में यहाँ पे असेंबली या तो प्रदेश काउंसिल लाएंगे, ऐसा हम लोगों ने अपने जनता के साथ में वादा किया है। वो वादा आज भी पूरा नहीं हुआ। अंडमान निकोबार का अगर समस्या आपको हटाना है तो अंडमान निकोबार में प्रदेश काउंसिल या तो स्टेट का स्थापना करना होगा, ताकि ये हम एडमिनिस्ट्रेशन के जूते तले जो हम दबाए जाते हैं उससे हम बचें। और हम ये भी मांग करेंगे कि इस बार अगर अंडमान निकोबार को एक स्टेट या तो प्रदेश काउंसिल का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये अंडमान निकोबार वासियों के साथ में फिर से नाइंसाफी होगा। दादा, और ये बात बीजेपी में सुनने में 4 गुट है, आपको क्या लगता है अगर विष्णु दादा खड़ा होता है तो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अंडमान में तो ये चीज फैला हुआ है कि बीजेपी में 4 गुट चलता है, कांग्रेस में 2 गुट चलता है। ये आपको कितना सही लगता है? विष्णु दादा क्यों सपोर्ट करे? दादा भी ऐसा क्या काम करे जो अंडमान में जनता के लिए जो कुलदीप राय शर्मा जी ने नहीं किया? देखिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस बार विष्णु जी के ऊपर में पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। विष्णु जी का ग्राउंड एक्सपीरियंस, जनता से जुड़ा रहने का एक्सपीरियंस बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो जनता से जुड़े नहीं रहे हैं और वो अंडमान निकोबार के बहुत बड़े नेता हैं। मुझे एक तरफ कहने में खुशी आती है कि विष्णु जी जो पुराने नेता हैं वो फिर से उनके हाथ में कमान गया है। दूसरी तरफ ये भी दुख है जो विशाल जी मेरे मित्र रहे हैं उनको इस बार टिकट नहीं मिला हुआ है। खैर, किसी को भी टिकट मिले नहीं मिले ये तो दूसरी बात है, जीत बीजेपी की होनी चाहिए। और बीजेपी ये जो समस्या मैं जो बताया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ठाक करना और लोगों का समस्या का समाधान करना, अब आने वाले दिन में देखेंगे कि विष्णु जी कौन से रास्ते से पार्टी को लेकर के जाते हैं कि इतनी सारी समस्या को वो हल करते हुए इलेक्शन चुनाव तक वो पहुंच मतलब सारा लोग जितने लोग हैं, इतना कार्यकर्ता लोग हैं, विष्णु दादा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो सभी से यही अपेक्षा करूंगा और सभी से यही निवेदन करूंगा कि जब एक कमल फूल ऊपर डिसीजन जब हमारे मोदी जी और अमित शाह जी ने दे दिया है तो उसको पालन करें। और अपनी घर की लड़ाई तो हम घर पे लड़ते रहेंगे, मगर पार्लियामेंट में जब तक हमारा सांसद यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हमको अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाना है, प्रदेश काउंसिल लाना है या तो स्टेट लाना है और ये एडमिनिस्ट्रेशन पे अंकुश लगाना है, ये तब तक नहीं हो पाएगा। हाँ, विष्णु जी में और विशाल जी में दोनों में बराबर की सामर्थ्य है कि वो अंडमान के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाते। और इस बार चलिए विष्णु जी को मौका मिला है, हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीत करके पार्लियामेंट जाए और जाकर के अंडमान निकोबार के लोगों का समस्या जिस तरह वो अपने अंदाज में पूरे पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं वो बताए और अंडमान का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करें। एमपी जो होता है वो पार्टी का एक वर्कर भी होता है और पार्टी का वर्कर यहाँ पे अब ये मान लिए हैं कि हमारा सेंट्रल में हमारा पार्टी है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। अरे, हम सेंट्रल के खिलाफ नहीं, यहाँ पे सोए हुए एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासक के खिलाफ में आंदोलन चाहते थे। हमेशा हम चाहते थे कि यहाँ का प्रशासक का एकदम घुरजोर पूरी जम के विरोध हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी करने में असमर्थ रही है। और कि विष्णु जी हैं, विष्णु जी पे एक बार भरोसा जताएं और फिर से उनको पार्लियामेंट भेजें ताकि ये सब जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। और एक बात ये 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर ये बात चल रहा है कि अंडमान का बच्चे लोग जॉब नहीं देते, उसको लेकर बहुत इश्यू चलते हैं क्योंकि अंडमान में कितना सारा बच्चे लोग पढ़ गए MA BA करके, यहाँ पर जो जितना हो गया हाई स्टडी करके अंडमान के बच्चे लोग जॉब क्यों नहीं होता। और अंडमान का एक बात बताना चाहते हैं स्कूल को लेके, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल सही से नहीं होता, आधा से बच्चे लोग रोड पे घूमते, वहाँ पढ़ाई सही नहीं है। यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ध्यान भी नहीं देता, सारा जितने बच्चे लोग हैं रोड पर घूमते रहते, मजा मस्ती करते रहते।
क्यों एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी अंडमान के जो टीचर्स है अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाते? वही टीचर्स अगर प्राइवेट स्कूल में काम करते तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते, और गवर्नमेंट स्कूल में काम करते तो बढ़िया से क्यों नहीं पढ़ाते? उन लोग पेमेंट ज्यादा मिलता करके या उन लोग गवर्नमेंट जॉब करते करके? आपको तो मैं बता दिया एक ही लाइन पे कि 100% जॉब रिजर्वेशन तभी हो सकता है जबकि ये अपना स्टेट होगा, अपना लेजिस्लेटिव लॉ पास कर सकता है। जब तक हम लेजिस्लेटिव लॉ नहीं पास करेंगे तब तक हम अंडमान निकोबार में कितना % रिजर्वेशन हो वो उसका मापदंड हम तय नहीं कर सकते। और एक बात, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होता है अंडमान निकोबार में, करेंट से लेके पानी से जो भी मैटर है, कि कांग्रेस पार्टी रोड पे उतर के अपना मतलब स्ट्राइक करता है, बोलता है, तब बीजेपी पार्टी क्यों नहीं बोलते? मतलब वो मतलब यहाँ का लोगों के लिए सोचता नहीं है क्या? बीजेपी ये करीब 10 साल में विरोध करना भूल गई। देखिए अंडमान में आई दिन देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम देखिए, कांग्रेस का हर चीज को लेकर उठाता है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी क्यों देगी, क्यों ना? सेंटर में तो आप लोग बीजेपी पार्टी का सरकार बैठा हुआ है, तो क्यों आवाज नहीं उठाता? और वहां तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंचता है जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अंडमान छोटा सा जगह होता है, 532 आइलैंड्स है, जिसमें 38 आइलैंड से लोग रहते हैं, पर अगर एक छोटा सा जगह डेवलपमेंट करने इतना टाइम क्यों लगता है? और करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, NH का प्रोजेक्ट हो गया, ब्रिज का प्रोजेक्ट हो गया, टाटा टू बॉम्ब फ्लैट वाला, या डंडस पॉइंट से लेके मिठा गाड़ी से लेके आपका जंगली घाट वाला, आज तक क्यों पूरा नहीं हुआ? और ये इतना सरकार बार बार चेंज हो गया। पहले बिल्कुल वाला तो सर पृथ्वीराज शर्मा आया, टोटल ओवरऑल टोटल मिला के ग्रेड है, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हाँ, बीच में यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक MP के मात्र सीट होने के कारण अंडमान निकोबार का प्रशासन जो होता है वो यहाँ के MP पे भी हावी हो जाता है, और MP सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर के बोल सकता है, अपना बात रख सकता है। एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे आपने कहा कि प्रदेश काउंसिल पहले थी और उसी तरह होगा, तो यहाँ जो शासन है वो जनता के इनडायरेक्टली जनता के हाथ में आएगा, यानी कि यहाँ के लोग ही तय करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डेवलपमेंट। तो आप ये दावे से, क्योंकि करना तो इंसान को है, आज उंगली जो है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर उठ रही है कि वो मनमाना कर रहे हैं। तो अगर क्या आप लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यही लोग ही रहेंगे, क्योंकि प्रदेश काउंसिल होगा तो अभी जो लीड कर रहे हैं, लीडरशिप जिनमें है, यही बढ़ के आएंगे, इनको टिकट मिलेगा, यही जीत के बैठेंगे, कोई सिपिंग के बनेंगे, कोई PWD के बनेंगे, तो और इन्हीं लोगों पे कहीं ना कहीं करप्शन के चार्ज लगते हैं। तो क्या ये लोग इतने साफ सुथरे और पॉजिटिव मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लीडर है यहाँ पे कि वो प्रदेश काउंसिल आने वाला अगर दे भी दिया जाए तो आज वो दबा रहे हैं, लूट रहे हैं, कल ये नहीं लूटेंगे, ये नहीं दबाएंगे, ये अपने ही लोगों का काम नहीं करेंगे बल्कि सभी जनता का काम करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, यही फर्क आपको समझना है। अगर आपका पॉलिटिशियन आपका बात नहीं मानता है तो आपके पास में जो इतना बड़ा ताकत है कि वोट दे करके आप किसी को चुन सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, ये ताकत आपके पास में है। क्या अभी आपके पास में ये ताकत है कि आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा सा एक चपरासी को भी हटा सके? आपको ये ताकत नहीं है। तो जो ताकत आपको सर्वोच्च ताकत मिलने वाला है उस ताकत के लिए लड़िए, और जब सर्वोच्च ताकत आपके पास में होगा तो आपके मुताबिक अगर वो नहीं चलेगा तो उसको अगले बार नहीं चुना जाएगा, और उस लीडर को भी डर होगा कि हम जनता के अपेक्षा में अगर खड़े नहीं होंगे तो अगले बार हम जीत के नहीं आ सकते। तो इस ताकत को पहचानिए। क्या यहाँ पे पार्टी में, तमाम पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम पार्टी में क्या वाकई में लीडर के अच्छे परफॉर्मेंस, कोई कार्यकर्ता के अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पे यहाँ क्या चुनाव के टिकट दिए जाते हैं अंडमान में? देखिए, 3 बार तो बीजेपी के सांसद विष्णु जी रहे ही, उस समय उनका परफॉर्मेंस अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार का जो सांसद महोदय श्री कुलदीप राय शर्मा जी हैं, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। 3 बार उनको बुला करके संसद का रत्न दिया गया। जब हमारे सर्वोच्च नेता ने उन्हें इतनी पदवी से सम्माना है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है?
बस समय समय की बात है कि उनका सरकार, कांग्रेस सरकार वहां पे नहीं था, तो वो बहुत काम नहीं करवा पाए होंगे। और एक मजेदार बात है, आपने 3 बार अभी जो प्रेजेंट सांसद जी हैं, सांसद जी को संसद रत्न मिला। मजेदार बात यह है, जितने क्रिटिसाइज संसद रत्न मिलने के बाद भाजपा, यानी कि उनके लिए जो विरोधी पक्ष है भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने नहीं किया। मजेदार बात है कि उनके अंदरूनी लोगों ने उनका ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ये मिलने के बाद में उनका वो अचीवमेंट नहीं गिनाया गया कि वो अचीवमेंट हमारे सांसद ने अचीव किया, और उसको सराहा किसने? एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने। बल्कि उनको अपने ही घर के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और इसको आप क्या दृष्टि से देखेंगे? अब उनके घर के परिवार के लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसको वो मान्यता नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ही खुद टांग खींच रहे हैं इस वक्त में। तो इससे क्या संदेश जनता को जाएगी ये कांग्रेस पार्टी के परिवार से? देखिए, संसद रत्न जो मिला है, ये सिर्फ कुलदीप राय शर्मा के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे अंडमान निकोबार के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि एक सांसद जो अंडमान निकोबार से जाता है, वो संसद रत्न लेता है, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लेता है। जब वो आदमी का पोटेंशियल अगर उनकी पार्टी ही ना समझ सके, तो ये ना समझी की बात को और हम कहां तक ले जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 3 बार संसद रत्न, और जरा पास्ट में चले जाइएगा, पास्ट में देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार जीतने वाला जो सांसद है वो स्वर्गीय मनोरंजन भक्ता जी थे। और उनके पूरे टेन्यूअर में यूपीए की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई क्षमता नहीं देखी गई। वो बार बार चुन के जा रहे थे, लाडले थे, चहेते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऑपोजिशन के लीडर के अंदर में ये अच्छाइयाँ देखी, और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रिमिनेशन करते हुए बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये नज़रअंदाज करते हैं, ये अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ एमपी तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, ये तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के होने के बावजूद भी उनको रिकॉग्निशन मिला उसके काम का। तो इनके लिए क्या कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ रही है, या फिर शर्मिंदा होना नहीं चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी पे सीधे इल्ज़ाम लगाती है कि ये चुन चुन कर वो बांटती है या सपोर्ट करती है दूसरे लोगों को? ये दूसरे लोग जो भी इनका विरोध किए होंगे, मैं ये मानता हूं कि वो राहुल गांधी के पार्टी के लोग, जैसे राहुल गांधी को पता नहीं चलता है कि कहाँ पे हमको विरोध करना चाहिए और कहाँ पे मुंह बंद रखना चाहिए और कहाँ पे हम अपने पार्टी का हाथ ऊपर कर सके, उनके लीडर को ही ये नहीं पता है कि किस बात पे हमें विरोध करना चाहिए। तो यहाँ के लीडरों को भी ये नहीं पता है कि किस बात पे हमको कुलदीप राय शर्मा जी का विरोध करना चाहिए, किस बात पे उनको खुशी मनाना चाहिए। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर हमारी पार्टी ने और कुलदीप राय शर्मा जी को संसद रत्न मिला है, तो मैं पर्सनली उनसे बहुत लंबे समय से नहीं मिला हूँ, बट आपके माध्यम से मैं अपना बधाई उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये पूरे अंडमान निकोबार के लिए और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संदेश देते हैं कि चाहे पार्टी के अंदर में कितना भी मतभेद हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा विपक्ष में क्यों ना खड़ा हो जाए, मगर हम इस बार पूरी जोर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, कैंडिडेट विष्णुपद राय जी के नेतृत्व में क्या उम्मीद जताई जा सकती है? ये तमाम समस्याओं का जो इस वक्त में जनता जूझ रही है, इनका हल निकाल पाएंगे? उनमें क्षमता, इसमें कोई शक नहीं है कि जुझारू है, जुझारू नेतृत्व है उनका, और बुलंद आवाज़ है, लड़ते हैं पार्लियामेंट में हर मुद्दे को लेकर के। क्या इस बार ये 5 साल आने वाले वक्त में वाकई में अंडमान निकोबार के जनताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, हंसी वापस आएगी,
तमाम समस्याएं दूर होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण आपने अभी बताया कि ये जो डिक्टेटरशिप एडमिनिस्ट्रेशन का है, दबाने की प्रवृत्ति मनोवृत्ति है, ये इनको टैकल कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल। विष्णु जी में अपार क्षमता है। विष्णु जी का क्षमता हम लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा है। बहुत सी ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे हम विष्णु जी 4-5 लोग थे रोड पे, जब पार्टी शुरू हम बनाए थे। विष्णु जी कभी छोड़ के भागने वाले में से नहीं है, और यही क्षमता विशाल जी में भी है कि वो अपने साथी को छोड़ करके कभी भागे नहीं। दोनों हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। विष्णु जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इतनी प्रतिकूल वातावरण में पार्टी ने उनको फिर से जिताने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी का सीट उनको दिया गया है कि अंडमान निकोबार से बीजेपी का सांसद बने, जिसमें कि मुझे पूरे भरोसा है कि वो जीत करके जाएंगे। और हम यही अपेक्षा रखेंगे कि सभी लोग पूरे पार्टी को दमखम से जिताने के लिए निकल पड़ेंगे। चुनौती बहुत है, कांग्रेस का प्रत्याशी काफी स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वीक पॉइंट है, और ये सब को चुनौती को पार करते हुए हमें निकालना है। बस इतना ही कह के मैं आप लोगों को धन्यवाद।